हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी, भारत के उत्तर में स्थित जो विशाल मैदान है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। और ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान पर एक वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है, जिसमें आपने मुख्य रूप से उत्तर भारत के विशाल मैदान की सम्मिलित विशेषताएं और सिंधु के मैदान के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और बिना रटे आपको कैसे याद करना है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो आइए आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ठीक उसी तरह आपको बिना रटे, बिना किसी संशय के और बिना किसी समस्या के प्रश्न को याद करते जाएं। क्योंकि दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक से छोटी मोटी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको हाई लेवल का पोस्ट प्राप्त करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो इसके लिए आपको खुद का ट्रिक डेवलप करना है और ऐसे तरीके से आपको पढ़ना है कि लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक आपको वो चीजें याद हो सके। ठीक है, तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम देखते हैं कि कैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह आपको सेटिस्फाई करें और इस वीडियो से या इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न कवर करने में हम सफल हो। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर है दोस्तों कि उत्तर भारत का विशाल मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुका है। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको फिर से हम जो है कि रिवीजन कर देते हैं। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बटा हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान की लंबाई जो है ये पूरब से लेकर पश्चिम में तक की लंबाई वो 3200 किलोमीटर लंबाई में बटा हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वह 150 से 300 किलोमीटर तक इनकी औसत चौड़ाई है। वहीं इनकी जो है कि गहराई हमने देखा था कि वह 4000 से 6000 मीटर अर्थात 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक इनकी औसत गहराई है। समुद्र तल से इनकी जो ऊंचाई भी है वो 240 मीटर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है। और हमने क्या देखा था कि वो यहां से लेकर पंजाब से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश को छूता हुआ वो एरिया है। ठीक है, ये प्रमुख चीजें हमने जो है कि उत्तर भारत की विशाल मैदान पहले वाले में और भी बहुत सी बातें देखा था, आपने पढ़ चुका है सिंधु के मैदान के बारे में विस्तार से। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं गंगा का मैदान। ठीक है दोस्तों, गंगा का मैदान। अब देखते हैं दोस्तों कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो धैर्य के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला, जैसे सिंधु के मैदान को हम पंजाब का मैदान भी कहते हैं, ये चीजें जान चुके हैं। ठीक उसी तरह गंगा के मैदान को भी कहा जाता है मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। मध्यवर्ती का मैदान, मध्यवर्ती का मैदान बोल दीजिए या मध्यवर्ती मैदान बोल दीजिए, दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इधर पूर्व का पश्चिम का मैदान है, मध्यवर्ती मैदान है, और ये पूर्व का मैदान। इसमें आपको रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर मध्य में है। तो क्लियर हो गया, पश्चिम का मैदान, मध्य का मैदान और पूर्व का मैदान, तो वही हो गया मध्यवर्ती मैदान या मध्यवर्ती का मैदान। क्लियर है। गंगा के मैदान को अन्य नाम क्या दिया गया है? मध्यवर्ती मैदान। चलिए ठीक, अब और जान लेते हैं कि यह मैदान कहां कहां तक विस्तृत है, अर्थात गंगा के मैदान का क्षेत्र जो है किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ये भी चीजें आपको पूछा जाएगा अगर आप पश्चिम से उठाते हैं। और बात कि आप अगर उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का अगर राजनीतिक मानचित्र अगर आपके दिमाग में सेट है तो हमें उम्मीद है कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी।
तो गंगा के मैदान का जो एरिया यदि हम इधर पश्चिम से उठाते हैं और हम पूरब की ओर चलते हैं तो आप देखिए क्रम से यह किन किन राज्यों से होकर गया है। क्लियर? राज्य हम देखते हैं कौन कौन सा राज्य है, पीछे से लेते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद आप आइए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके बाद एक राज्य कौन आता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन सा आता है, बिहार, उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, झारखंड, और कौन सा राज्य आता है, और पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, क्लियर देख लिया आपने, 3, हरियाणा, दिल्ली, यूपी 3, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3। टोटल कितने राज्यों में फैला हुआ है, 6 राज्यों में। वही आपने सिंधु के मैदान को आपने देखा था कितने राज्यों में बटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये 3 राज्यों में हमने देखा था। और वहीं ये गंगा का मैदान 6 राज्यों में, इससे डबल राज्य हो गया। क्लियर है? और इनकी एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि इनकी औसत चौड़ाई, चूंकि हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, चौड़ाई औसत है 150 से 300 किलोमीटर तक इनकी औसत चौड़ाई है। तो यहां भी हम आप वही बताएंगे कि इनकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। क्लियर? इसमें हम वो चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे जो अलग है, अन्य दोनों मैदानों से अलग है। क्लियर? आइए देखते हैं। ये तो क्या राज्य, लेकिन अगर आपको इसका विस्तार पूछा जाए कहां से कहां तक है, ठीक है, विस्तार अगर पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो आप इनका विस्तार कह देंगे यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक। यमुना नदी कहां है वो अपवाहन क्षेत्र में हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। यहां फिलहाल जान लीजिए कि गंगा का मैदान का जो विस्तार है वह इधर पश्चिम में यमुना नदी से लेकर आगे बढ़ता है कि ये एरिया क्या है दोस्तों, ये अपना बांग्लादेश है। क्लियर? बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक ये फैला हुआ है अपना गंगा का मैदान। क्लियर? तो इस तरह इनकी लंबाई जो टोटल हो जाती है ना, इस मैदान की लंबाई हो जाती है 1400 किलोमीटर। कितनी बात है हमने जाना कि गंगा के मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिम से क्रमशः हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देख सकते हैं ये जो है किन किन नदियों के बीच कहां से किन के बीच स्थित है, यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक। क्लियर हो गया? और ये इनका टोटल लंबाई कितनी हो जा रही है, 1400 किलोमीटर। क्लियर? अब 1400 ये हो गया। एक चीज और जान लीजिए कि इन तीनों में से सबसे लंबी या सर्वाधिक विस्तृत कह सकते हैं कौन सा मैदान है, ये गंगा का मैदान है। क्या हो गया दोस्तों, गंगा का मैदान सर्वाधिक विस्तृत मैदान। तो क्लियर रखिए, उत्तर भारत के 3 भाग हैं, उनमें से सबसे अधिक क्षेत्र में फैला मैदान गंगा का मैदान है। क्लियर है? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, इन पे और जो भी टॉपिक बन पड़ता है वो हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं और इसमें क्या बन सकता है। इसमें एक चीज और बन सकता है कि इस मैदान का ढाल किस ओर है। ढाल पीछे मुड़िए, पिछले वीडियो की ओर। सिंधु मैदान, जो सिंधु का मैदान है, उनका ढाल किस ओर था, उत्तर पूरब से लेकर, यानी उत्तर पूरब
मतलब इस ओर से लेकर वो दक्षिण पश्चिम की ओर इनका ढाल था। सिंधु के मैदान का ढाल इस ओर ऐसे हो जाता है। ठीक इसका दूसरा विपरीत हो जाता है गंगा के मैदान का ढाल, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम से किस ओर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल हो जाता है। क्लियर, वो इस तरह ये ढाल हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी का बहाव उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। वहीं इस एरिया में जो गंगा और उनकी सहायक नदी बहती है उसका ढाल या बहाव उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तो क्लियर है, आप समझ गए कि नदियों का बहाव किस वजह से किन दिशा में होता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इनका ढाल। अब हम जानने का प्रयास करते हैं गंगा नदी को कितने भागों में गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में, 3 भाग है गंगा के मैदान का। कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। गंगा के मैदान का 3 भाग में बंटवारा किया गया है। वो क्या है, एकदम आराम से, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और इधर निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, निम्न गंगा का मैदान, ये समझ लीजिए गंगा नदी जब आप देखते होंगे तो इस तरह इनकी मानचित्र में हम नक्शा देखते हैं। अगर हम सपोज अभी मैदान आप भूल जाइए, सिर्फ नदी दिमाग में रखिए। ऊपर क्या हो जाएगा, इधर उत्तर की, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्लियर है ना, दक्षिण पूर्व इनकी दिशा हो गई। तो इनको अगर 3 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपरी गंगा का मैदान। फिर बीच में हम आते हैं तो वह क्या हो जाएगा, मध्य हिस्सा या मध्य गंगा का मैदान, और सबसे नीचे हो जाएगा निम्न गंगा का मैदान। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। यहां तक तो क्लियर है। मेरे हिसाब से आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ये तीनों याद हो गया। दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, इन तीनों में बीच में जो है वो सबसे बड़ा है। आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा के मैदान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा विस्तृत है, तो आप बताएंगे कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान का क्षेत्रफल जो है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा है। क्लियर है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक, अब आइए आते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ये हम इसलिए जल्दी बोल रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हम विस्तार से अगर हम बताएंगे तो पता चलेगा एक ही चीज पे कई वीडियो बन गया। सपोज अगर हम ऊपरी गंगा के मैदान पे बोलेंगे तो इस पे अलग एक वीडियो बन जाएगा। तो हम कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी हम बोल पाए, तो आप एक बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये मैं इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी मैं बात करूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को हम देखते हैं, इनकी चौहद्दी देख लेते हैं कि किनकी क्या चौहद्दी है। हम स्टार्ट करते हैं ऊपरी गंगा के मैदान से। सपोज मान लीजिए ये ऊपरी गंगा का मैदान है। क्लियर, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, इनकी चौहद्दी हम देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान का। तो ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर में जो है इनकी 4 चौहद्दी का मतलब चारों दिशा में कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, चारों दिशा में कौन कौन सा
एरिया है उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं ये ऊपरी गंगा के मैदान का चौहद्दी इस तरह है। इस मैदान के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी है। क्लियर? इस मैदान बीच में जो हिस्सा है, सॉरी, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ऊपरी गंगा का मैदान, इसके उत्तर में जो है शिवालिक की पहाड़ी। आप इनको चाहे सब्जेक्टिव में लिखिए या ऑब्जेक्टिव में याद रखिए। ठीक है, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी है। दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? ये तीनों तो याद रह सकता है। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं, अब पूरब और पश्चिम देख लेते हैं कि पूरब में कौन सा एरिया है और पश्चिम में कौन सा एरिया है। तो दोस्तों, चूंकि हम गंगा के मैदान का जब हम विस्तार बता रहे थे तो कहां से कहां तक था? यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक, यही है ना। तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा सबसे इधर है, सिंधु के मैदान से सटा हुआ एरिया है। तो जाहिर सी बात है गंगा के मैदान की शुरुआत जहां से होती है, कहां से हो रही है? यमुना। दोस्तों, अब पूरब की ओर देखते हैं कि इस मैदान के पूरब में 100 मीटर समोच्च रेखा है। समोच्च रेखा है, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बीच 100 मीटर का एक समोच्च रेखा है, एक पतली सी रेखा है। तो क्लियर हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, ये चीजें जानना है। और चीजें जान लीजिए, हम अभी ऊपरी गंगा के मैदान को ही क्लियर कर रहे हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गंगा के मैदान को 3 भागों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान भी 3 भागों में बांटा गया है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है, वो क्या है देख लीजिए। अभी हम ऊपरी गंगा के मैदान को ही क्लियर कर रहे हैं। गंगा यमुना का द्वार क्या है, ये पहले वीडियो में आप समझ गए हैं, फिर भी एक बार शॉर्टकट में समझिए। द्वार 2 नदियों के मिलन स्थल पर जो एक भूखंड होता है उसको द्वार कहा जाता है। 2 नदियों के मिलन स्थल पर जो बीच का भूमि क्षेत्र होता है उसको द्वार कहा जाता है। मोटे अर्थों में इतना समझना है, पिछले वीडियो में हमने विस्तार से समझा दिया था। ठीक है, पहला क्या, ऊपरी गंगा के मैदान का पहला हिस्सा क्या हो गया, 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला क्या हो गया, गंगा यमुना का द्वार हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है रुहेल खंड का मैदान। दूसरा है रुहेल खंड का मैदान, क्लियर। और तीसरा है अवध का मैदान, अवध का मैदान, क्लियर हो गया। ऊपरी गंगा के मैदान फिर से क्लियर कर लीजिए। ऊपरी गंगा का मैदान की चौहद्दी जो है इस तरह है। उत्तर में जो है शिवालिक की पहाड़ी है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में यमुना नदी है। यमुना नदी क्यों है, क्योंकि गंगा के मैदान की शुरुआत ही यमुना नदी से हो रही है और बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक। तो इनका पश्चिम में कौन सा एरिया हो गया, यमुना नदी हो गए, और पूरब में कौन सा एरिया हो गया, 100 मीटर समोच्च रेखा हो गया। और ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, गंगा यमुना का द्वार, दूसरा क्या है रुहेलखंड का मैदान, तीसरा क्या है अवध का मैदान। तो ऊपरी गंगा के मैदान में हमको ये सब बातें जाननी है, और भी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये मेंस के लिए भी आपको काम करेगा और जो है प्री के लिए भी काम करेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मध्यवर्ती गंगा का मैदान पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, ये इसको हमने अभी डिलीट नहीं किया है, वो इस चीज को समझाने में कारगर साबित होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मध्यवर्ती गंगा मैदान की ओर। ये मान लीजिए मध्यवर्ती गंगा का मैदान हो गया, क्लियर। पहला हो गया ऊपरी गंगा, क्लियर हो गया। अब मध्यवर्ती मध्य गंगा के मैदान की ओर हम बढ़ते हैं। इसको इसी तरह कुछ मिलता जुलता इनके भी चौहद्दी है। देख लीजिए, मध्यवर्ती गंगा के मैदान के उत्तर में भी शिवालिक की पहाड़ी है। शिवालिक की पहाड़ी है, क्लियर है। अब आइए, चूंकि ऊपरी गंगा के मैदान के पूरब में इधर कौन सा एरिया है, पूरब है, तो इस मैदान के पश्चिम में क्या हो जाएगा, इसका पूरब और इसका पश्चिम हो जाएगा। चूंकि दोनों के बीच वाला स्थान को अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ये बीच वाला स्थान है, तो इसके किस दिशा में है, पूरब में, इसके किस दिशा में है, पश्चिम में। तो ठीक उसी तरह ऊपरी गंगा के मैदान के पूरब में 100 मीटर समोच्च रेखा है, तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान के पश्चिम में वही रेखा है, क्लियर है। इसके पश्चिम में भी यही चीजें हैं, 100 मीटर समोच्च रेखा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं पूरब की ओर। इसका एरिया कहां तक हमने देखा, बताया, बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक है। और बांग्लादेश को छूने वाला भारत का जो है, बांग्लादेश के पश्चिम में भारत का कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम में। अगर आपने भारत के पड़ोसी देश या सीमावर्ती राज्य, स्थलीय सीमा से संबंधित जो हमने वीडियो बनाया, उसको अगर आपने देखा होगा, तो बांग्लादेश से सटा हुआ बांग्लादेश के पश्चिम में, या कहें भारत के पूर्वोत्तर में कौन कौन सा राज्य, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पहला कौन सा राज्य हो जाता है, बांग्लादेश ही हो जाता है पूरा, है ना। लेकिन चूंकि हम इस मैदान के, गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जस्ट पहले कौन सा राज्य आता है, बिहार, झारखंड, उसके नीचे या दक्षिण में कहें पश्चिम बंगाल आता है। ये चीजें वो इस तरह है, देख लीजिए दोस्तों, ये है अपना, अगर आपने देखा होगा, ये हो गया, ये है इस तरह बिहार और झारखंड, फिर ये एरिया इसे ले जाता है, ये हो गया अपना पश्चिम बंगाल। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल फिर इस तरह आता है। तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान के जो पूरब में है वो हो जाता है बिहार, झारखंड, क्लियर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन दक्षिण में, जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है, जब आपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि वो कई पार्ट में बंटा हुआ है। दक्कन का पठार है, फिर जब दक्कन के पठार से अगर आप पूरब की ओर बढ़ते हैं तो छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, तो और भी छोटे छोटे पठार आता है। तो खासकर इसमें क्या हो जाता है, छोटा नागपुर का पठार आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया इनकी चौहद्दी, इसलिए हमने इनको रखा था ताकि इनको हम समझा दें। फिर से एक बार क्लियर कर दीजिए, ऊपरी गंगा के मैदान और मध्यवर्ती गंगा के मैदान में समानता क्या है कि दोनों के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी है। दोनों मैदान के बीच में अगर आपसे पूछा जाए, ऊपरी गंगा के मैदान और मध्यवर्ती गंगा के मैदान के बीच में स्थित क्या है, तो 100 मीटर समोच्च रेखा स्थित है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ऊपरी गंगा के मैदान जो है उनके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, तो वहीं मध्यवर्ती गंगा के मैदान के पश्चिम में क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, रुहेलखंड का पठार है, और भी छोटे छोटे पठार स्थित है। और क्या चीजें हो गई कि ऊपरी गंगा के मैदान के पश्चिम में यमुना नदी है, वही जो एक मध्यवर्ती गंगा के मैदान के पूर्व में कौन सा हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, हालांकि लिख ले ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान से और क्या टॉपिक बन सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब देखते हैं और मध्यवर्ती गंगा के मैदान में और क्या क्या है। अब इसका हम विस्तार देख लेते हैं कि कहां कहां तक है। मध्यवर्ती गंगा का विस्तार जो है वह प्रयाग से लेकर फरक्का तक,
क्लियर? प्रयाग से लेकर फरक्का तक इनका मध्यवर्ती गंगा के मैदान का विस्तार है। वही ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार आप कह सकते हैं कि वह यमुना से लेकर प्रयाग, प्रयाग क्या है अभी से पहले, चूंकि अभी नया नाम है, प्रयाग का पुराना नाम इलाहाबाद था। इसमें बहुत राजनीति हुई है, बहुत सी बात हुई है, हम उधर पीछे नहीं जाना चाहते। फिलहाल करंट में उस राज्य का नाम, सॉरी राज्य में जिला का नाम कह सकते हैं, इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयाग। तो हमें प्रयाग याद रखना है, ठीक है? तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह प्रयाग से लेकर फरक्का तक। फरक्का आप जान रहे हैं, जब आप गंगा नदी के बारे में पढ़ते होंगे या पढ़े हैं तो जानते होंगे कि वह फरक्का में जो है कि वह फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन फरक्का के पास एक डैम बना है, ठीक है? तो उसमें हम विस्तार से जब हम नदी और डैम पे बात करेंगे तो वहां हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ इतना जान लीजिए कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान प्रयाग से लेकर फरक्का तक फैला हुआ है। ऊपरी गंगा का मैदान जो है कि यमुना से लेकर प्रयाग तक है, ठीक है? इसका जो है कि क्षेत्रफल कितना है, और दूसरी बात जान लीजिए इन तीनों में सर्वाधिक एरिया किनका है? मध्यवर्ती गंगा के मैदान का है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख किलोमीटर स्क्वायर इनका जो है कि क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों? चूंकि 1.47 नहीं है, 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। अब और चीजें जान लीजिए, ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया था, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह मध्यवर्ती गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा याद रखने, पहले देख लीजिए। मध्यवर्ती गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? उत्तरी गंगा का मैदान, और दूसरा है उत्तरी हो गया, तो ये हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान। क्लियर? ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में, पहले तो ये क्लियर कर ले रहा है, यहाँ ऊपरी लिखा है या उत्तरी लिखा है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। गंगा के मैदान को 3 भागों में, ऊपरी, मध्यवर्ती और निम्न। ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में, फिर से गंगा यमुना का दोआब, रोहिलखंड का दोआब, और तीसरा है फिर उसी तरह इसका 2 भागों में बांटा गया है मध्यवर्ती गंगा के मैदान को, ऊपरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो ये चीजें हमको इसमें जानना है, ठीक है? अब इनका आप लिख लो, चूंकि जगह कम पड़ रहा है। अब निम्न गंगा के मैदान के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों, अब देखते हैं निम्न गंगा का मैदान, ठीक है? निम्न गंगा का मैदान देख लेते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। निम्न गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है 60,968 किलोमीटर स्क्वायर। इनका क्षेत्रफल है, सॉरी 60,000 नहीं, 80,968 किलोमीटर इनका, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। निम्न गंगा के मैदान, इसकी भी चौहद्दी देख लेते हैं दोस्तों। निम्न गंगा के मैदान की भी चौहद्दी देख लेते हैं कि इनकी चौहद्दी क्या है। ये मान लीजिए निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है? उत्तर में दोस्तों इनका दार्जिलिंग हो जाता है, दार्जिलिंग पहाड़ी हो जाता है। दक्षिण में हो जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ है आप देख रहे हैं, भारत के इस ओर बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो निम्न गंगा के मैदान के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी हो जाता है, और उत्तर में जो है कि दार्जिलिंग हो जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं कि इसके पश्चिम में क्या होता है। पश्चिम में इसके छोटा नागपुर की पठारी है, छोटा नागपुर की पठारी है। याद रखिए, छोटा नागपुर की पठारी मध्यवर्ती गंगा के मैदान के दक्षिण में है, वहीं निम्नवर्ती गंगा के मैदान के क्या है, पश्चिम में। अब देखिए इस तरह समझिए, ये गंगा का मैदान, ये चीजें आप देख रहे हैं कि ये नीचे भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर छोटा नागपुर की पठारी है, छोटा नागपुर है मान लीजिए, तो यहां पे मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, तो इसके
दक्षिण में स्थित हो गया। ये है निम्न गंगा का मैदान हो गया। तो इसके किस ओर हो जाएगा? पश्चिम में स्थित हो गया। वही है छोटा नागपुर पठार हो गया निम्न गंगा के मैदान के पश्चिम में। वही पूरब में क्या हो गया दोस्तों? इनके पूरब में क्या है? पूरब में बांग्लादेश की सीमा है। बांग्लादेश की सीमा आ जाता है, क्योंकि उसके बाद तो बांग्लादेश शुरू हो जाता है, तो हम वहां क्यों जाएं? तो ये दोस्तों प्रमुख टॉपिक थे गंगा के मैदान पर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसी वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र के मैदान को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में जान लेते हैं। हम जान रहे हैं कि तीनों नदी का एक एक उपनाम है। इसको क्या गया कि सिंधु के मैदान को क्या कहा गया? पंजाब का मैदान या पश्चिम का मैदान कहा गया। गंगा के मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहा गया। वही ब्रह्मपुत्र के मैदान को क्या कहा गया है? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान को कहा गया है पूर्व का मैदान। ठीक है, एक चीज तीनों में जान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, या गंगा के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, या ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप कॉमन सा जवाब देंगे, इसमें जवाब रखने की जरूरत नहीं है। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के से जिस मैदान का निर्माण हुआ उसे सिंधु का मैदान कहा गया। फिर से, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, या आप ये भी ना बोले, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को सिंधु का मैदान कहा गया है। वहीं गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को गंगा का मैदान कहा गया है। वहीं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा गया। क्लियर है? ये चीजें कॉमन हो गई, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, क्लियर हो गया, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किस नदी ने किया है? तो क्या जवाब होगा? मुख्य रूप से इसमें ब्रह्मपुत्र नदी ने भूमिका निभाई है। उसी तरह इसमें मुख्य भूमिका गंगा नदी ने, इसमें सिंधु नदी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अब आइए, इस नदी की औसत चौड़ाई अगर कहा जाए तो आप वही बताएंगे जो आप पहले वीडियो में आपने देखा था कि उत्तर भारत के विशाल मैदान या उत्तर भारत के मैदान की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है। तो यहां भी औसत चौड़ाई वही हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई पे आता है दोस्तों, औसत लंबाई नहीं, सीधा आप लंबाई देख लीजिए। लंबाई कितनी है? लंबाई है 720 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र का मैदान, अगर आपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ ही चलती है। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सादिया से। और बांग्लादेश में जब वह प्रवेश करती है तो उससे पहले लास्ट एरिया या लास्ट पीक आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले वह भारत के किस हिस्से से जो है कि गुजरती है, या बांग्लादेश में प्रवेश करती है भारत किस हिस्से से होकर? तो सादिया से लेकर धुबरी तक। यह मैदान का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? सादिया से लेकर धुबरी तक। ये हुआ सादिया और ये हुआ यहाँ पे धुबरी। क्यों ये हुआ धुबरी? क्योंकि यहाँ के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी ये इस तरह आती है, ठीक है, और इस तरह होके चलती है और यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ ब्रह्मपुत्र के मैदान पे हम बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई या इस तरह आप जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जितना भारत में बहती है या ब्रह्मपुत्र का जो हिस्सा भारत में अपवाहित होता है उसकी लंबाई 720 किलोमीटर होती है। और वो कहां से कहां तक चलती है? सादिया से लेकर धुबरी तक। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान का भी वही एरिया है, सादिया से लेकर धुबरी तक। और इसका टोटल लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों? वो 720 किलोमीटर। और ये एरिया सादिया से धुबरी, ये एरिया मुख्य रूप से असम में स्थित है। कहां पे स्थित है? आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार भारत के किन राज्यों में, तो आपका जवाब होगा कि वह असम में स्थित है। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और जान लीजिए
एक चीज और जानिए, इसमें जो पूछा जाता है वो ढाल पूछा जाता है इसके आगे। देखिए फिर से बोलिए, सिंधु के मैदान का ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। सिंधु के मैदान का ढाल, गंगा के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर वो इस तरह चलती है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। वही इसका ढाल इसी तरह है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। और जान लीजिए दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित ये मैदान है। आपसे इस तरह भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है उनके बीच से गुजरने वाली नदी कौन सी है? अच्छा, इसका ढाल क्लियर हो गया। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका ढाल हो गया, है ना। अब और चीज जानिए, ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीच से गुजरती है। क्लियर हो गया। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के मैदान के सबसे पूर्व में इसके बीचों बीच गुजरने वाली नदी। फिर से समझिए, ये जो उत्तर भारत का मैदान है सबसे पूर्वी हिस्सा में, उस मैदान के बीचों बीच गुजरने वाली नदी। आपको फंसाने के लिए किसी भी तरह से प्रश्न किया जा सकता है, बीचों बीच गुजरने वाली नदी, तो क्लियर कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पूर्व में जो है इस मैदान का एरिया आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसके बीच से कौन सी नदी गुजर रही है? ब्रह्मपुत्र नदी, हमने लिख लिया। इसमें एक चीज और जान लेनी है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मैदान के बीच में माजुली नदीय द्वीप, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये चीजें आप याद रख लीजिए। द्वीप अलग है, नदीय द्वीप अर्थात नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो क्लियर? ब्रह्मपुत्र के मैदान के बीच में एशिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? माजुली। कहां पे है? अगर पूछा जाए राज्य कहां पे है, चूंकि हम आप देख चुके हैं कि यह मैदान पूर्ण रूप से असम में स्थित है। तो माजुली कहां स्थित है? असम में। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चीज जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो सादिया से भारत में प्रवेश करती है और धुबरी के बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो चीजें जान लीजिए कि धुबरी के पास जो है कि वह नदी इस तरह अगर आ रही है तो वहां से 90 डिग्री का कोण बना लेती है। धुबरी के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसकी लंबाई क्लियर होगी। और एक चीज है कॉमन, यहां पूरे उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आपने पहले वीडियो में ही देखा था कि यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है। तो इस एरिया में मुख्य रूप से किन की खेती होती है? जान लीजिए दोस्तों, इस एरिया में गेहूं जो मुख्य खेती होता है, गेहूं, चावल, गन्ना जैसे फसल की मुख्य रूप से खेती होती है। और असम तो फेमस है ही चाय के लिए। ठीक है, असम तो फेमस है ही चाय के लिए। ये इसलिए बताना जरूरी है कि असम चाय के लिए फेमस है। अगर आपसे फसल के लिए पूछ दे तो कहीं कंफ्यूजन हो, इसलिए जान लीजिए गेहूं, चावल, गन्ना जैसे फसल की खेती ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में होती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज उत्तर भारत के विशाल मैदान को अंतिम रूप दे दिया। इस तरह 2 वीडियो में उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह परिवार जितना बढ़ेगा उतनी मुझे एनर्जी मिलेगी। आपके कमेंट और लाइक से हमें एनर्जी मिलती है। ये मैं जो मेहनत कर रहा हूं इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। खैर, आप समझदार हैं,
मेरी कोशिश जारी रहेगी आपको आसान तरीके से, बिल्कुल कम मेहनत में आपको पूरी मटेरियल हम उपलब्ध करा दें। यहाँ से किसी भी प्रकार का हम नोट्स उपलब्ध नहीं कराएंगे, आपका पूरा नोट्स ये वीडियो के रूप में होगा और हर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो से एक एक पॉइंट को कवर किया जाए, ताकि आप लोअर से लेकर सिर्फ ग्रुप डी ही नहीं, आप ग्रुप सी, पीसीएस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम के पीटी मेन चाहे जैसा भी हो उसमें आप फाइट करें। ठीक है दोस्तों, मेरे इस मेहनत से अगर कोई एक बंदा भी अगर कामयाब होता है, ये अपने लिए मैं धन्य मानूंगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।